बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल हाउस ऑफ नॉलेज। मैं हूं प्रोफेसर अमजद मिनहाज। आपके साथ जो कोर्स इन दिनों अंडर डिस्कशन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसमें जो टॉपिक हम सीख रहे हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये वजाहत की थी कि काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स क्या क्या होती हैं। आपको वो सारी काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को नोट डाउन करके मेमोराइज करना है, अच्छी तरह याद करना है, और फिर एक एक की ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, जिसके बगैर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। हम जूं को न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, मैं बार बार इन काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट को एक्सप्लेन किया करूंगा, क्योंकि हर सवाल के अंदर यही काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स आई हुई होंगी जिनकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में इत्तफाक नहीं कर रही होंगी। आज के लेक्चर का आगाज करते हुए अभी हम न्यूमेरिकल में जाने से पहले मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए दो तीन रास्ते हैं जी। पहला तरीका, पहला प्रोसीजर ये याद रखिए कि आपको एक ही बुक का बैलेंस दिया जाएगा, या आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा, या आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर यह बैलेंस दूसरी बुक के साथ इख्तलाफ नहीं कर रहा, सो आप इन्हें मद्देनजर रखते हुए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। नंबर टू ये कि आपको कहा जाएगा कि पहले आप रिवाइज्ड कैश बुक बनाओ, उसके बाद ये वजूहात हैं जिनकी बिना पे दोनों बुक्स इत्तफाक नहीं कर रही, तो आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। पहले तरीके को कहेंगे सिंगल बुक बैलेंस मेथड। वो चाहे कैश बुक का बैलेंस दिया हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट का दिया हो। कैश बुक का फेवरेबल भी दिया जा सकता है, अनफेवरेबल भी दिया जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल भी दिया जा सकता है, अनफेवरेबल भी दिया जा सकता है। अगर आपको कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया है या अनफेवरेबल दिया है, तो आप स्टेटमेंट बनाएंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया गया है फेवरेबल या अनफेवरेबल, और आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इसी तरीके से जो दूसरा मेथड मैंने बताया है कि रिवाइज्ड कैश बुक बैलेंस मेथड अगर दिया गया है, तो आप पहले रिवाइज्ड कैश बुक बना लेंगे, फिर आप आगाज करेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक से, और जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। दो मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आखिरी और तीसरा मेथड एक्सप्लेन करने लगा हूं। आपको दोनों किताबों का बैलेंस दे दिया जाएगा, यानी कैश बुक का भी, पासबुक का भी। पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपने दोनों बैलेंसेस आमने सामने जो है रख कर इनके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है, और एंड पे जो आंसर आएगा उसको आप एडजस्टेड बैलेंस कहेंगे। अब इस केस में दोनों किताबों का बैलेंस आपस में बराबर हो जाएगा, और उस आंसर को आप एडजस्टेड बैलेंस कहेंगे। ये मैंने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक मुख्तसर इंट्रो ये भी दे दिया जी। इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं रखिए। अब आइए देखते हैं जी, पहला सवाल न्यूमेरिकल का। कहा जा रहा है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2017 ₹47,020। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। कैश बुक का बैलेंस दिया जा रहा है, तो जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं। कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, जब आंसर निकालेंगे उस आंसर को लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस एज पर पासबुक। एक बात। दूसरी बात यह कि जब आपको किसी किताब का बैलेंस दिया जाए और साथ कुछ भी ना लिखा हो कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, तो याद रखिए बाय डिफॉल्ट ये फेवरेबल बैलेंस ही हुआ करेगा। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, बाय डिफॉल्ट ये फेवरेबल बैलेंस ही होगा। और आपको ये याद होना चाहिए कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल है? डेबिट बैलेंस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था।
कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होगा। तो ये जो हमें बैलेंस दिया गया है 47,020, ये डेबिट बैलेंस है और ये फेवरेबल बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट, checks for ₹6,000 deposited for collection but not credited by the bank prior to 31st December 2017। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए prior to का माना before, यानी 31 दिसंबर से पहले, यानी 6,000 के चेक्स डिपॉजिट करवाए गए थे बैंक में फॉर कलेक्शन, मगर ये 31 दिसंबर 2017 से पहले क्रेडिट नहीं हुए, तो इन्हें क्या कहना चाहिए जी? अनकलेक्टेड चेक्स। क्या कहना चाहिए? अनकलेक्टेड चेक्स, जो मैंने काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स में पहली काज एक्सप्लेन की थी। नंबर 2, checks amounting to ₹8,000 were issued on 28 December, out of which checks for ₹6,000 were cashed up to 31st December 2017। 8,000 के चेक इशू किए गए थे 28 दिसंबर को लोगों को कि जाओ पैसे ले लो, मगर उनमें से 6,000 के चेक 31 दिसंबर से पहले कैश हुए हैं। सिर्फ 6,000 के चेक कैश हुए। अगर 8,000 में से 6,000 के चेक 31 दिसंबर से पहले कैश हुए हैं, तो इसका माना 2,000 के चेक जो हैं वो कैश नहीं हुए। उन्हें हम कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 अपीयर्ड इन द पासबुक। पासबुक में 800 रुपए का रॉन्ग डेबिट दिया गया। दिस इज एरर इन पासबुक। ओके, देन बैंक चार्जेस ₹20 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक और चार्ज बाय बैंक हैं। 20 रुपीज ये एक्सपेंसेस जो हैं ये पासबुक में शो हो रहे हैं मगर कैश बुक पे मौजूद नहीं है। देन interest on investment collected by bank not yet recorded in the cash book 2,000। 2,000 रुपए की ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है जी, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट की है मगर वो कैश बुक पे शो नहीं हो रही। अब आप देखिए, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 रीजंस बताई गई हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो जो मैंने काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बताई थी उन्हीं में से हैं। यानी अनकलेक्टेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक है, एरर इन पासबुक है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली चार्ज बाय बैंक है और इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक है। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं ये एक कैश बुक अकाउंट रफ सा, बैंक स्टेटमेंट अकाउंट रफ सा शो कर रहा हूं। इसमें कुछ एंट्रीज ब्लैक और कुछ रेड शो हो रही हैं। ये जो रेड शो हो रही है ना, दीज नीड योर अटेंशन, इन्हें आपकी तवज्जो की जरूरत है। ये वो गलतियां हैं जिनको आपने सही करना होगा। देखिए, कैश बुक का बैलेंस 47,020 दिया गया है ब्लैक, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन 6,000 रुपया क्रेडिट होना चाहिए था। देखिए, चेक्स जो कि आपका एरर नंबर 1 है जी, चेक्स 6,000 के डिपॉजिट करवाए गए थे। जब ये डिपॉजिट करवाए गए थे तो यकीनन ये कैश बुक की डेबिट साइड पे आ चुके, क्योंकि हम जब डिपॉजिट करवाते हैं तो कैश बुक की डेबिट साइड पे उसकी एंट्री पोस्ट कर लिया करते हैं। इन्होंने पासबुक की बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आना था, ये नहीं आए, तो इख्तलाफ आ गया है। अब क्या होना चाहिए? या तो ये होना चाहिए कि ये बैंक स्टेटमेंट में से 6,000 इसको रिपोर्ट कर ले, दोनों बराबर हो जाएंगे, या कैश बुक के अंदर इन्हें क्रेडिट कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, ताकि इधर से माइनस हो जाए और ये बैंक स्टेटमेंट के बराबर हो जाए। हमारे पास जो बैलेंस दिया गया वो कौन सा है? कैश बुक का, लिहाजा हमने इनको क्रेडिट करना है कैश बुक के अंदर, तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे 2,000 रुपए के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ये जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये वो हैं जो इशू किए गए, यानी कैश बुक में ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके मगर वहां से क्रेडिट नहीं, वहां पे डेबिट नहीं हुए, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुए। या तो ये 2,000 बैंक स्टेटमेंट में जो है जी डेबिट हो, या ये 2,000 कैश बुक में डेबिट हो, तो एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। हमें चूंकि कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, लिहाजा हम इन्हें कैश बुक के अंदर डेबिट करेंगे। ओके, अब आप देखिए, रॉन्ग डेबिट गिवन इन द पासबुक। पासबुक के अंदर रॉन्ग डेबिट दिया गया है जी, ये 800 एरर है। अब या तो पासबुक के अंदर इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए तो एरर खत्म हो जाएगा,
या फिर इसको जो आपकी कैश बुक है उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाए, तो ये एरर रेक्टिफाई, चूंकि जो कुछ वहां पे डेबिट होना है बैंक स्टेटमेंट में वो कैश बुक के अंदर रिवर्स होना है, क्रेडिट होना है, ये आपके इल्म में है। उसके बाद इसी तरीके से बैंक चार्जेस, ये बैंक स्टेटमेंट में हो चुके हैं डेबिट मगर कैश बुक के अंदर क्रेडिट नहीं हुए। अगेन रिपीट करने लगा हूं, जो कुछ पासबुक में बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होना है वो कैश बुक के अंदर क्रेडिट किया जाना है। तो या इसको कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर दो या इसको बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट करके इफेक्ट को कैंसिल कर दो। हमारे पास ऑप्शन कौन सी है? कैश बुक वाली, क्योंकि हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद है साहब के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब जब बैंक ने 2000 रुपया कलेक्ट कर लिया है तो बैंक ने क्या किया है, आपके अकाउंट में क्रेडिट दे दिया है, लेकिन आपकी कैश बुक में ये डेबिट नहीं हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि दोनों बुक्स आपस में बराबर हो जाएं तो या तो इस 2000 को भी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट करके इफेक्ट कैंसिल कर दें, दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी, या इस 2000 को कैश बुक के अंदर रिपोर्ट कर दें। तो कैश बुक में कहां रिपोर्ट करेंगे? डेबिट साइड पे। रीजन, जो कुछ बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है वही कुछ कैश बुक में डेबिट हुआ करता है। सो अब आप ये स्लाइड देखिए जी, ऊपर 3 लाइन की हेडिंग देंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी लाइन में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तीसरी लाइन में फॉर द मंथ एंडिंग, जो भी महीना होगा। फिर हम सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस है 47,020, आगे इसका डेबिट लिख लिया जो कि फेवरेबल बैलेंस है। अब जो अनकोलेक्टेड चेक्स थे उनके बारे में हमने कहा कि या तो इन्हें बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाए या इन्हें कैश बुक में क्रेडिट किया जाए। तो इस वक्त चूंकि हमारे पास ऑप्शन कैश बुक वाली है, कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, तो हम इस 6000 को कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और डेबिट डेबिट आपस में ऐड होते हैं और क्रेडिट क्रेडिट आपस में ऐड होते हैं। ये ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो 41,020 रह गया और सिंबल वही आएगा जो रकम बड़ी है। तो 41,020 बड़ी रकम जो है वो डेबिट की है, लिहाजा आंसर डेबिट बैलेंस आया। अनप्रेजेंटेड चेक जो है जी 2000, या इन्हें पासबुक में डेबिट होना है या इन्हें कैश बुक में डेबिट होना है। हमारे पास ऑफर ऑप्शन पॉसिबिलिटी कैश बुक वाली है, हम 2000 यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब डेबिट डेबिट दोनों ऐड हो जाएंगे तो 43,020 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब रॉन्ग डेबिट दिया गया था पासबुक के अंदर, या तो इसको पासबुक में क्रेडिट करके इफेक्ट कैंसिल करना है या इसको कैश बुक के अंदर क्रेडिट करना है। तो हमारे पास कैश बुक की ऑप्शन है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इस 800 को कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर दिया गया। चूंकि जो कुछ पासबुक में डेबिट होता है वो कैश बुक में रिवर्स होता है यानी क्रेडिट होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 42,220। दिस इज डेबिट बैलेंस, चूंकि डेबिट रकम ज्यादा थी। बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुए हैं तो कैश बुक में क्या होंगे? क्रेडिट। अब अगर आप वहां डेबिट हो चुके हैं या नहीं हुए थे, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुए थे, तो जो कुछ पासबुक में डेबिट होता है वो कैश बुक के अंदर क्रेडिट किया जाता है। तो हमने ₹20 यहाँ पे क्रेडिट किए, ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो बैलेंस रह जाएगा 42,200 डेबिट बैलेंस। और फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ये इनकम है साहब। अब इनकम वहां पे क्या हुई है? क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे क्या होनी है? डेबिट, क्योंकि रिवर्स होना है। पासबुक और कैश बुक के मामलात आपस में रिवर्स होते हैं। वहां पे 2000 क्रेडिट हुआ, यहाँ पे 2000 डेबिट हो जाएगा और डेबिट डेबिट दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो टोटल बना 44,200। इस आंसर को हम कहेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। चूंकि ऊपर से सारा फेवरेबल आ रहा है लिहाजा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी फेवरेबल होगा। इसके आगे ब्रैकेट में हम मेंशन भी कर देंगे कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फेवरेबल बैलेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको आखिर पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें एक दो गोशगुजार कर रहा हूं, वो ये कि दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन
अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेहतर होना चाहिए। वो उसी सूरत में बेहतर होगा जब आपको काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपको ये मालूम हो कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के अंदर इनफ्लोज कहां कहां लिखे जाते हैं, आउटफ्लोज कहां कहां लिखे जाते हैं, कैश बुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है और कौन सा अनफेवरेबल और क्यों, बैंक स्टेटमेंट का कौन सा फेवरेबल होता है और कौन सा अनफेवरेबल होता है और क्यों ऐसा होता है। ये चीजें अगर आपको सही तरीके से आपकी समझ में होंगी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइजेस। इसके साथ ही आज की गुफ्तगू खत्म हुई। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।